नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करें पार्ट 5 में, यानी कि जो भाग 5 है संविधान का, उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने कल पढ़ा है क्या था, कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, 3 भागों में बांटा था मैंने, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। ठीक है, यानी पार्ट 1 में। अब सेकंड लेक्चर में पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, विधायिका। तो जो आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक है, ये क्या है, विधायिका। इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं विधायिका में पहले 79 में क्या है, 79 में है पार्लियामेंट यानी संसद, इसी में बताया गया संसद है। और ठीक है, उसके बाद यह बताया गया संसद के 2 भाग होंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा किसमें है, राज्यसभा की संरचना किसमें है, राज्यसभा की संरचना 80 में, लोकसभा की है 81 में। याद कर लो, जो उच्च सदन है वो पहले आएगा, जो निम्न सदन है वो बाद में आएगा। यानी उच्च सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। तो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे, फिर से बताते, वही आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे जो पेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ाए जाएंगे। एक एक फिर से पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना सिर्फ ये याद करके पढ़िए कि आपका पेट निकलना चाहिए बस। ठीक है, 80 में क्या, राज्यसभा यानी लोग, राज्यसभा उच्च सदन की संरचना, राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की। 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात कही। वही 82 में क्या किया, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। पुनः समायोजन मतलब यानी कि जो प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है, इस समय तो मान लो कोविड की वजह से बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इस समय बढ़ा दिया गया था। अब देखते हैं, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः संयोजन मतलब कि जैसे 10 वर्ष में कुछ तो जनगणना बढ़ेगी ना, तो पार्लियामेंट में सीटों का बंटवारा होगा, कुछ बढ़ेंगी कुछ घटेंगी। ठीक है, तो वही चीज की बात है कि जनगणना के बाद पुनः समायोजन मतलब प्रत्येक जनगणना होगी, उसके बाद जो सीटें होंगी उनमें कुछ अगर बढ़ोतरी हो रही तो बढ़ोतरी करेंगे, घटेंगी तो घटेंगे, वो चीज बताई गई। यानी कि अगर प्रत्येक जनगणना बाद सीटों में बढ़ोतरी घटोतरी किसमें होगी, तो आर्टिकल 82 कहता है। ठीक है, 83 में क्या क्या, संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के सदनों की अवधि कितनी है। तो संसद के सदनों की अवधि कितनी है ये 83 में बताई गई, यानी रोज राज्यसभा कितनी है, लोकसभा की कितनी, ये सदनों की अवधि बताई गई। ठीक है, उसके बाद 87 में क्या, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण इन द सेंस कि मतलब राष्ट्रपति जो है, देखो जब हमारी लोकसभा पुनः, जैसे कि एक इलेक्शन हो गया, मान लो 2019 में हुआ था। ठीक है, तो लोकसभा जब इलेक्शन टाइम पे क्या होते हैं, स्थगित कर दी जाती है, यानी भंग हो जाती, तभी तो लोकसभा भंग होगी, तभी तो इलेक्शन होगा ना। जैसे ही भंग होगी वैसे भंग। लेकिन जैसे ही लोकसभा, जैसे 2019 में जब मोदी जी दोबारा चुन के आए 2019 में, तो फिर से लोकसभा का गठन हुआ। जो पहली बार 2019 में जब मोदी जी की दोबारा गवर्नमेंट यानी मोदी 2.0 में जो पहली बार सभा जब लगी, तो जो राष्ट्रपति भाषण देते उसका संबोधन कौन करता है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति संबोधन करता है। वही बताएगा कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये बात है। यानी विशेष अभिभाषण एक ये दे सकते हैं, या तो किसी ऐसी जगह पर संयुक्त व्यवस्था में। ठीक है, जैसे संयुक्त बैठक अभी बताएंगे 108 में आता है। ठीक है, इन सब कुछ कंडीशनों की वजह से राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे सकता है। लेकिन मोस्टली कब देता है, जब यानी राज्यसभा की लोकसभा की जब पहली बैठक होती है हर पंचवर्ष में। ठीक, वैसे जैसे मोदी जी के अभी 2.0 में पहली बैठक हुई तो कौन भी भाषण देता, राष्ट्रपति ने। ठीक है, यानी कि 87 में क्या, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। उसके बाद 93 में क्या, एलएस यानी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ओम बिरला साहब का पद जो है इसी के अंतर्गत आता था। 93 आर्टिकल 93, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आर्टिकल 93। ठीक है, 98 में क्या, संसद का सचिवालय, यानी संसद का जो सचिवालय होगा वो कौन सा, 98 में। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला कौन सा है, 100 यानी 100वां अनुच्छेद में क्या कहा गया, 100वां आर्टिकल में क्या कहा गया है, जरा देखते हैं इसके बारे में। सदनों में मतदान, यानी कि जो सदन होते हैं कोई विधेयक को पास करने के लिए, ठीक है, सदनों में मतदान की व्यवस्था रिक्तियों के बावजूद, यानी कि सदन में मतदान का मतलब समझ में आ गया कि कोई विधेयक पास करना तो मतदान हो गया, वोटिंग हो गई, तो ठीक है, वो सदनों में मतदान करने की पावर। ठीक है, रिक्तियों के बावजूद कार्य की शक्ति, यानी कि सदन में कोई व्यक्ति, जैसे 543 सीटें हैं लोकसभा में, फिर भी कोई रिक्त है, उसके बावजूद यह नहीं कि सीटें भरी जाए तब सदन चलेगा, अगर रिक्त है उसके बावजूद भी सदन की चलने की पावर होती है। ठीक है, सदन को चलाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, अगर यह पूछ लिया जाए कोरम, यानी कोरम मतलब गणितपूर्ण, तो 1/10 जितने भी सदस्य हैं, जैसे 543 है, इसका 10वां भाग निकाल लो, लगभग 54 निकाल लो। ठीक है, अरे कितना, 544 मान लो। ठीक है, 543 है, इसका 10वां भाग निकाल लो, 543 का 10वां भाग निकाल लो, 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 में +1 ऐड कर दो।
ठीक है, 54 प्लस 1 ऐड कर दो, 55 मान लो। अगर 55 सदस्य हैं, 55 सदस्य हैं तो मतलब क्या, हमारा संसद चलेगा, संसद चलेगा। अच्छा, 55 सदस्य जो संसद हैं, इसमें एक और बात बता दें आपको, एक बात और बता दें आपको, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो भी संसद का सदस्य होता है। ठीक है, संसद का लोकसभा अध्यक्ष भी जो होता है उस सदन का सदस्य होता है। जब उस सदन का सदस्य, तो उसको मिला के, उसको अलग छोड़कर नहीं, उसको मिलाकर 1/10 होना चाहिए। यानी कि अगर 55 है तो 54 प्लस 1 अगर ये भी हैं, उनको मिलाकर अगर 55 सदस्य हैं तो संसद चलेगा। यानी इसमें लोकसभा का अध्यक्ष भी शामिल होता है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये भी बता दे। गणपुत्र मतलब 1/10, जितनी संख्या उसका 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, यानी 55 सदस्य हैं, लेकिन हाँ लोकसभा का अध्यक्ष भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये नहीं कि उसको अलग छोड़ करके 1/10, नहीं, बिल्कुल शामिल होता है, क्योंकि वो भी सदस्य तो है संसद का ना। उसके बाद इतनी बात 100 पता चली। सदनों में मतदान, यानी मतदान की पावर है, रिक्तियों के बावजूद सदन चलाने की शक्ति है, पावर है। उसके बाद गणपुत्री 1/10। ठीक है, 55 सदस्य हैं तो मान लो संसद चलेगी। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या, 107 विधायक का पुनः स्थापन, यानी कोई विधेयक है पहली बार वो रखा गया, वो पास नहीं हुआ, लेकिन उसको हम दूसरी बार भी ला सकते हैं। तो ये क्या है, किस आर्टिकल की तरफ पावर है, 107 के तहत विधायक का पुनः स्थापन और पारित का किए जाने का उपबंध, और उसको पास कराने के लिए प्रक्रिया भी रखी गई है। ठीक है, उपबंध है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के तहत होता है, 108 के बहुत बार पूछा गया। और ज्वाइंट सिटिंग यानी दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग कितनी, कौन सा आर्टिकल के तहत होती है, 108 के तहत। इसका हेड कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसका हेड जो होगा, यानी इस बैठक के जो प्रमुख होंगे कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति की निगरानी में 108 में संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा यानी RS और LS की पावर, ये है किस आर्टिकल में दोनों सिटिंग ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो 108 के तहत। ठीक है, वहीं पे 109 में क्या, धर्म विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो मनी बिल होगा उसके संबंध में, उसके रिलेशन में कुछ स्पेशल पावर दी गई, उसकी प्रक्रिया है 109 में। और वहीं पर 110 में क्या है, मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा, कौन सा बिल धन विधेयक होगा, कौन सा बिल धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है, उसकी परिभाषा दी गई। तो मनी बिल किसमें, मनी बिल, ये भी बहुत बार पूछा गया, मनी बिल किसमें है, तो मनी बिल है 110 में। और उसके बाद 11 में क्या, विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति, कौन सा विधेयक है, कौन सा पास होगा, कौन सा नहीं पास होगा, ये सब किसमें बारे में क्या, 111 में कहा गया। 111 में आगे देखते हैं आगे क्या है, उसके बारे में चर्चा करें। 112 में क्या है, 112 में क्या कहा, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो, जो बजट पास होता है, हर एक बजट पास, सुना होगा आपने बजट, भारत के इस साल का बजट, 2020 का बजट, 2021 का बजट। ठीक है, जितना भी पास होता है उसके बारे में चर्चा करें। तो जो बजट शब्द है पर्टिकुलर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उसका एक्सप्लेन नहीं किया। बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक साल को जो चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है सरकार के द्वारा, किसी के द्वारा, जो राज्य सरकारों को दिया जाता है, जो सरकार के द्वारा खर्च होता है किसी स्कीम को लेकर, किसी मंत्रालय को लेकर, उसकी चर्चा जरूर की गई, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वो किसमें, आर्टिकल नंबर 112 में। इसी को हम आम भाषा में क्या कहते थे, बजट कहते थे, आम भाषा में बजट क्या कहते थे, 112। लेकिन उसमें कहा क्या कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी ठीक एक वर्ष में जितना भी खर्च हो रहा है उसके विवरण के बारे में बात कही गई। वो क्या, हमारा एनुअल ईयर, आप सभी को पता है केंद्र सरकार के द्वारा जो एनुअल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक है, उसके बाद 114 में क्या, विनियोग विधेयक क्या है कि सरकार, ये सरकार के खर्च से जुड़ा होता है, सरकार के खर्च से जुड़ा होता है कि एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करेगी, किस मंत्रालय में कितना खर्च करेगी। तो विनियोग विधेयक किससे, सरकार के खर्च से जुड़ा हुआ है, किस डिपार्टमेंट में, किस मंत्रालय में कितना खर्च करेगी। तो विनियोग विधेयक क्या है, कि सरकार के खर्च से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी विनियोग विधेयक। अनुपूरक, अतिरिक्त या पूरक अनुदान। अनुपूरक 115 में क्या है, अनुपूरक है, अतिरिक्त या पूरक अनुदान। देखो, जैसे कोई काम हो रहा, मान लो 100 करोड़ रुपए इस काम के लिए सरकार द्वारा पास किया गया, लेकिन महंगाई बढ़ जाने की वजह से इस काम का 80% ही वर्क हो पाया, 80% वर्क हो पाए, तो लेकिन जो 20% रिमेनिंग है उसको हम छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि पैसा वेस्ट हो जाए। तो इस 20% पास कराने, इस 20% वर्क कंप्लीट करने के लिए सरकार से फिर से हम पैसा मांगेंगे, साहब हमें पैसा दे दो, 20% काम बच गया, महंगाई बढ़ गई, वर्कर का वेजेस बढ़ गया, इसलिए हमें फिर थोड़े पैसा की जरूरत है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक का मतलब हटा दो, तो मतलब पूरक, यानी पूर्ण करने के लिए जो अनुदान
अनुदान की जरूरत पड़े उसे हम अनुपूरक अनुदान कहते हैं, ठीक है। अतिरिक्त कह सकते हैं या पूरक अनुदान कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, बस सीधी सी बात समझो कि अगर 100% कोई कार्य था, 80% हो गया है, उसका जो 20% है उसको कंप्लीट कराने के लिए जो पैसा मांगा जाएगा उसको हम अनुपूरक अनुदान कहते हैं। वो किस आर्टिकल के तहत मांगते हैं? 115 के तहत मांगते हैं। लेखानुदान क्या है, प्रत्यानुदान क्या है और अपवाद अनुदान क्या है, ठीक है। तो देखो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ हर एक 1 फरवरी को जनरली क्या हो रहा है कि 1 फरवरी को, ठीक, अगर उस दिन संडे नहीं पड़ रहा है तो संसद में बजट पास हो जाता है। हर साल 1 फरवरी को संसद में बजट पास हो जाता है, ठीक, आप सभी को पता है। और सभी को पता होना चाहिए कि जो बजट पास होता है उसके 75 दिन के अंदर बजट को पास होना चाहिए। यानी कि जो 1 फरवरी होता है उस दिन क्या होता है, बजट की घोषणा होती है। सॉरी, हाँ, 1 फरवरी के दिन बजट की घोषणा होती है कि हम इस मंत्रालय को इतना देंगे, इस मंत्रालय को इतना देंगे, इस मंत्रालय में इतना करेंगे, नए मंत्रालय जोड़े गए उनके खर्च के लिए इतना, उनके विकास के लिए इतना, इस मंत्रालय को इतना, मत्स्य मंत्रालय को इतना, पेट्रोलियम मंत्रालय को इतना, ये सब बताया जाता है, ठीक। यानी 1 फरवरी को क्या होती है, घोषणा होती है बजट की, ठीक है, बजट की घोषणा होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा यानी संसद में रखा जाता है और ठीक है, और संसद में जो 75 दिन के बाद इसको पास कराना हो तो 75 दिन के अंदर ध्यान सुनिए, 75 दिन के बाद नहीं, सॉरी, ठीक है, 75 दिन के अंदर इसको पास कराना हो तो 75 दिन के अंदर। और अगर ये संसद में 75 दिन के अंदर नहीं हो रहा तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लोकसभा को भंग करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकार अल्प बहुमत में है, तभी पास नहीं हो पाए और उसी समय लोकसभा भंग हो जाएगी। अगर ये पास हो जा रहा है, जनरली अब तो बीजेपी की सरकार है, जहां पाओ वो बिल पास करते हैं। आज देख रहे हो मतलब 24 बिल 21 मिनट में पास हो गए। आज की जो करंट डेट है क्या है, 24 बिल 21 मिनट में पास हुए, 1 मिनट में 1 बिल भी पास किया और इससे कम टाइम लगा, ठीक है। तो क्या चीज है, 75 दिन के अंदर अगर प्रधानमंत्री सरकार में जो है ये संसद से बिल पास नहीं करा पा रही है, यानी बजट पास नहीं करा पा रही है, तो वो जो जिसकी सरकार चल रही है नेता प्रतिपक्ष, वो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, लोकसभा को भंग करना पड़ेगा, ठीक, यानी उसकी सरकार अल्प बहुमत में, ठीक है। तो ये 75 में तो वही चीज बताएगी कि जो 1 फरवरी से पास हो जाता है लेकिन 75 दिन तक का, तो आप जोड़ लो 1 फरवरी से 75 दिन जोड़ लो तो लगभग 2 महीने हो गए, यानी फरवरी के बाद पूरा फरवरी, मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, ठीक है, जोड़ लो, ठीक है। जब हो रहा है तो उसके बाद लगभग 15 दिन ये एक्स्ट्रा बचे, 60 दिन तो ये हो गए, ठीक है, 60 दिन तो ये हो गए। उसके बाद क्या हो रहा है, अप्रैल आ रही, अप्रैल से लेकर यानी 15 दिन और एक्स्ट्रा हो रहा है। तो क्योंकि पता है आप सभी को हमारा एनुअल ईयर कब से स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से। तो क्या होता है, जो 15 दिन, मान लो अगर 75वें दिन पास हो रहा है ये बिल, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में सरकार चलाने के लिए खर्च कुछ जरूरत पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं, लेखानुदान। यानी लेखानुदान, इसमें ना विपक्ष कोई अड़ंगा करता है, ना नेता प्रतिपक्ष, सीधा जैसे बैठते हैं वैसे ही तुरंत पहले लेखानुदान पास हो जाता है, ठीक है। तो यानी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच सरकार चलाने के लिए जो खर्चा सरकार द्वारा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, लेखानुदान कहते हैं। तो लेखानुदान किस आर्टिकल में, 117 में, लेखानुदान किस आर्टिकल में, 117 में। वहीं पर वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, यानी वित्त विधेयक जो फिनेंस बिल होंगे उनके बारे में विशेष उपबंध किसमें, 117 में। 120 में क्या है, 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में, तो 120 में। और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो एसएससी से लेके कोई भी वनडे एग्जाम है कहीं भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 123 यानी जो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जब संसद विश्राम काल में होगा, यानी संसद बंद होगा, संसद का कोई मानसून सत्र, कोई सत्र नहीं चल रहा होगा, न शीतकालीन सत्र, न ग्रीष्मकालीन सत्र या न मानसून सत्र, कोई भी सत्र नहीं चल रहा होगा, उस दौरान राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, 123 के तहत, आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी हो सकता है। क्या अध्यादेश जारी करता है, जारी करता है कौन, भारत का राष्ट्रपति प्रेज, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति प्रेज यानी प्रेसिडेंट। 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति जब संसद विश्राम काल में होगी तो किसी ऐसे चीज पे अमेंडमेंट ला सकता है, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है जो
जरूरी है उस समय, तो राष्ट्रपति ये कर सकता है, उसको शक्ति दी गई है, पावर दी गई है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति को पावर दी गई। तो आई होप ये आपको विधायिका, पूरी संसद की जितनी विधायिका, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, मैंने एक एक विस्तार से बताया। अच्छा लगा तो प्लीज फिर से कहूंगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को दबा के फैलाओ। बहुत सारी जरूरत है आप सबकी, आपसे उम्मीद है आप लोग मेरी मदद करेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।